वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएसए सीरीज़ में चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो स्टॉपल की बात करता है। स्टॉपल क्या होता है ना, स्टॉपल का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना किसी पर्सन को अपने कही गई बात से पलटने से रोकने के लिए। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन, ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज़ की वजह से इंटेंशनली caused or permitted another person to believe a thing to be true। मतलब कोई पर्सन जो है वो डिक्लेयर करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा ओमिशन करता है जिसके वजह से दूसरे पर्सन को ये बिलीव कराता है कि कोई पर्टिकुलर थिंग जो है, पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो सही है, वो ट्रू है, और वो सामने वाला जो अनदर पर्सन है वो उस बात को सही मान के उस बात पर एक्ट करता है, उसको सही मान के। Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। मतलब कि ना ही वो खुद पलट सकता है और ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव पलट सकता है अपने बात से जो उसने बिलीव कराया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि अब मैंने कोई एक पर्टिकुलर बात कहा और बाद में मैं उस बात से नहीं पलटूं, इसलिए स्टॉपल होता है। अगर कोई पर्सन किसी स्टेटमेंट, एक्ट और ओमिशन से दूसरे पर्सन को ये बिलीव करने पर मजबूर कर देता है और दूसरा पर्सन बिलीव करके कोई एक्ट कर देता है, तो पहला पर्सन था उस बात से डिनाई नहीं कर सकता, और यही बेसिकली स्टॉपल है। स्टॉपल्स के कोई चीज़ ना एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहला एसेंशियल क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंटेंशनली, ये इसका फर्स्ट एसेंशियल है। इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि वो इंटेंशनली वो काम कर रहा है। और दूसरा क्या है इसका, टू एक्ट, यहाँ पे जो है यहाँ लिख देते हैं हम। सबसे पहला जो है वो है इंटेंशन, दूसरा जो है टू एक्ट, उसके उस बिलीफ के ऊपर वो सामने वाला इंसान को एक्ट करना ज़रूरी है। और तीसरा क्या है, तीसरा है डिनायल, बार ऑन डिनायल, ठीक है, रोकना, उस चीज़ से मना करने के लिए रोकना। ठीक है, समझ आ गया इसके एसेंशियल्स। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं एक बार। इसका इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन, ए जो है वो इंटेंशनली और फॉल्सली, क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट क्या है, इंटेंशन होना चाहिए, तो इंटेंशनली बी को ये लीड कर रहा है कि वो बिलीव करे कि जो सर्टेन लैंड है वो ए का है। ठीक है, ये चाहता है कि कोई पर्टिकुलर लैंड है, और ए चाहता है कि बी जो है इंटेंशनली चाहता है कि उस चीज़ पे यकीन करे कि वो पर्टिकुलर लैंड किसका है, ए का है। ठीक है, और फिर ये चाहता है कि बी उसको ख़रीदे और उस लैंड के लिए पैसे दे। ठीक है, बी उस लैंड को ख़रीदे और उस लैंड के लिए पैसे दे। लेकिन फिर क्या होता है, होता तो असलियत में वो लैंड ए का नहीं है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्रॉपर्टी जिसको उसने बी को इंड्यूस किया था, बी को कहा था कि वो उसका लैंड है, वो असल में ए का ही हो जाता है। ठीक है, तो अब ये ए चाहता है कि नहीं, हमने जो बी के साथ कांटेक्ट किया था, उसे सेल किया था, उसको सेट असाइड कर दिया जाए। सेट असाइड मतलब उसको अलग कर दिया जाए, मतलब उसको डिस्पोज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया गया। तो ये उसके पास ऐसा करने का कोई भी टाइटल नहीं है, यहाँ पे स्टॉपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेंशनली फॉल्सली बी को ये बिलीव कराया कि वो सर्टेन लैंड उसका है, उसके बाद भी उसके बात पे यकीन करते हुए उस लैंड को ख़रीदा, उसके लिए पेमेंट किया। अब उसके बाद जब सच में उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गया है, तो अब वो इस बात से मना नहीं कर सकता है कि नहीं, वो उस टाइम तो उसका प्रॉपर्टी था ही नहीं, तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पे स्टॉपर लग जाएगा और ये उसको रोकेगा ऐसा करने से। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है हम लोग का वो है, अब स्टॉपल मतलब एक स्पेसिफिक जगहों पे कहाँ लगेगा, ये दो सेक्शन उसी का बात करता है, 122 और 123। 122 जो है वो बात करता है स्टॉपल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजीशन। मतलब कि टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड का टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई टीनेंट जो रह रहा है उस घर में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो ये नहीं कर सकता है कि उसके जो लैंडलॉर्ड है वो उसको ही बोल दे कि नहीं, उसके पास पावर ही नहीं था। ठीक है, लैंडलॉर्ड के पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
कि वो उसका लैंडलॉर्ड ही नहीं है, इस तरीके का बात वो नहीं कर सकता है। और लाइसेंस का भी यहाँ पे वही सेम है कि पर्सन किसी प्रॉपर्टी में लाइसेंस से आया हो, ठीक है, मैं जैसे ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसमें घुसने के लिए लाइसेंस लेना होता हो, तो उससे लाइसेंस से आया हो, तो वो पर्सन जो है ना, वो के टाइटल, उसके उस पर्सन के टाइटल को चैलेंज नहीं करेगा जिसने उसे एंट्री दी थी, जिसने उसे वो लाइसेंस की एंट्री दी थी, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ का बात कर रहा है, एक टेनेंसी की और एक लाइसेंस की। मतलब जो उसे एंट्री दे रहा है लाइसेंस के केस में, उसी के टाइटल पे वो चैलेंज नहीं कर सकता, उससे स्टॉपल करता है। और जो टीनेंट है, तो उस केस में क्या है, जो लैंडलॉर्ड उसको टेनेंसी मतलब वो प्रॉपर्टी उसको दे रहा है, वो उस पे उसके लैंडलॉर्ड होने के टाइटल पे वो चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन देखो 123। 123 भी स्टॉपल का ही बात करता है, बट किस चीज़ में, स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंस, ठीक है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होता है, और बेली और बेलर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, लाइसेंस समझते हैं, ठीक है। बेली बेलर क्या होता है, जो गुड्स वगैरह का सप्लाई करते हैं, तो उसमें बोला जाता है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा बात यही है कि अगर मतलब जिसने जिसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, तो वो ये डिनाई नहीं कर सकता है कि जिसने बिल ड्रॉ किया था उसके पास बिल बनाने की पावर ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली उसको उसके जो जिसने उस बिल दिया है उसका पावर को वो नहीं कह सकता कि उसके पास बिल बनाने का पावर ही नहीं है। और ना ही ये सेम चीज़ लग जाएगा बेली के भी केस में और लाइसेंस वाले केस में, कि जिसने उसे जो चीज़ जो दे रहा है उसके पावर पे वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज़ का केस है, बिल ऑफ एक्सचेंज का और बेली का और इसका लाइसेंस का, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है ना, वो है चैप्टर 9, जो कि विटनेसेस की बात करता है। और सबसे पहला सेक्शन बात करता है हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। कौन जो है, जो बोलते हैं ना गवाह कौन दे सकता है बेसिकली, तो किसको हम लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं, 124 उसी का बात करता है। तो सारे ही पर्सन, बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका होता है, देखिए इसमें क्या लिखा, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। मतलब ये क्या है इसका, एक मिनट, ये क्या है इसका, ये इसका है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि सारे ही पर्सन कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ से जो अनलेस लगा है ये वर्ड, यहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट है। ये हो गया जनरल रूल और यहाँ से है एक्सेप्शन, ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो है, जो पर्सन है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है क्वेश्चन जो उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। जैसे गवाह को गवाही देना होता है तो उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होता है। तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है वो समझ ही नहीं पा रहा उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए जा रहे, पूछे जा रहे हैं, और वो उसका एक रैशनल आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। मतलब वो सही से उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगा। उसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि अगर वो टेंडर ईयर्स का हो, टेंडर ईयर्स का मतलब अगर वो चाइल्ड हो, ठीक है, अगर वो चाइल्ड हो तो वो नहीं समझ पाएगा कोर्ट की बातें। या एक्सट्रीम ओल्ड एज हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज में भी वो नहीं समझ पाएगा। या उसको कोई डिजीज़ हो, चाहे वो बॉडी का हो या फिर माइंड का हो, या फिर कोई भी काउज हो जिसमें वो समझ नहीं सकता है क्या जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो, और उसका रैशनल आंसर, सही से आंसर नहीं दे पाएगा। तो उसको कोर्ट क्या समझती है कि वो गवाही देने के लिए, विटनेस देने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सारे पर्सन कैपेबल है। अब एक क्या पागल पर्सन, क्या वो कैपेबल होगा, क्या वो टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है। ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो पागल है तो कहाँ से वो समझ पाएगा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन नहीं, यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन लिखा है ना कि जो पर्सन है अनसाउंड माइंड का इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, लेकिन कब तक। ऐसे तो जनरल रूल यहाँ पे ये कह रहा है कि वो नहीं है कॉम्पिटेंट, ठीक है, लेकिन unless he is prevented by his unsoundness of mind from understanding the question put to him। बेसिकली ये कि हो सकता है कि वो पागल हो, लेकिन उसके ऊपर जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं वो उसको समझ रहा हो और उसके सही से आंसर दे रहा हो, तो वो पागल आदमी भी
क्या हो सकता है, टेस्टिफाई हो सकता है, वो भी दे सकता है। मतलब इसमें बस यही याद रखना है कि जो भी इंसान उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझ रहा है, उसके नेचर को और उसके रैशनल आंसर्स दे रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट है विटनेस के तरह। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट सेक्शन जो है, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अब ऐसे कौन से विटनेस होंगे जो वर्बली बात नहीं कर सकते हैं, बताइए। मतलब अगर वो बात नहीं कर सकते मतलब वो डम है, डम विटनेसेस हैं। ठीक है। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manners। ऐसा विटनेस जो बात नहीं कर सकता है, ठीक है, डम है, गूंगा है, तो वैसा विटनेस कैसे अपना एविडेंस देगा, तो वो अदर मैनर्स में देगा। मतलब अदर मैनर्स कैसे, विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग हो या फिर बाय साइन लैंग्वेज हो, जिससे वो अपने बात को समझा सके। और जो भी वो रिटर्न में देगा उसको क्या माने, जैसे एक डम विटनेस है वो अपनी बात नहीं बोल सकता तो वो राइटिंग में लिख करके एविडेंस दे रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि लिख के तो वो राइटिंग में दे रहा है, लेकिन कोर्ट उसको जो है ओरल एविडेंस ही मानेगी। क्यों, क्योंकि वो जो बोल नहीं सकता है वो बात को वो लिख रहा है ना, तो वो तो ओरल एविडेंस ही हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है, इफ़ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एडुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि विटनेस जो है वो वर्बली नहीं बोल सकता है तो वो किसका हेल्प ले सकता है, एक इंटरप्रेटर का जो उसके बात को समझा सके, या फिर स्पेशल एडुकेटर का जो उसके बात को, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको रिकॉर्ड कर सके अच्छे से, उसके बात को लिख सके, या फिर वो वीडियोग्राफी में भी ले सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हम लोग को। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है 126 का, जो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस। क्या हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे के लिए गवाही दे सकते हैं? तो इसमें दो केसेस दिया है। एक सिविल प्रोसीडिंग में, सिविल प्रोसीडिंग में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ जो है किसी भी पार्टी टू द सूट के लिए एक कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, ठीक है, वो गवाही दे सकते हैं। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। बेसिकली क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस दोनों में ही हस्बैंड वाइफ जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ था ये। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है ना वो ये बात करता है, क्या जजेस और मजिस्ट्रेट भी गवाही दे सकते हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल, ठीक है, शैल क्या, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ नो जज और मजिस्ट्रेट शैल, शैल के बाद डायरेक्ट हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि हम लोग को एक्सेप्शन और जनरल रूल सही से समझ आए। देखिए यहाँ से, नो जजेस और मजिस्ट्रेट शैल बी compelled to answer any question as to his own conduct in court such as such judge or magistrate or as to anything which come to his knowledge in the court as a judge or a magistrate। ठीक है, ये जनरल रूल हो गया कि कोई भी जो है वो जज को कंपेल नहीं कर सकता, मतलब जज को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो विटनेस दे। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन, अब यहाँ से जो है यहाँ से वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये समझ आ जाए। यहाँ से है एक्सेप्शन, ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई स्पेशल ऑर्डर हो, ठीक है, अगर क्या हो, कोई स्पेशल ऑर्डर हो, कहाँ से, किसी कोर्ट से जो कि सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई जूनियर कोर्ट, अब मतलब सीनियर कोर्ट जो है वो अपने जूनियर कोर्ट के जजेस को ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये करना होगा, आप विटनेस दीजिए, तो वो विटनेस देगा। ठीक है, तब जज और मजिस्ट्रेट जो है वो विटनेस दे सकते हैं, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, बट ही मे बी एग्जामिन एज टू अदर मैटर्स विच ऑकर्ड इन हिज प्रेजेंट,
ही इज़ वॉज सो एक्टिंग, मतलब और ये भी है कि वो एग्जामिन कर सकता है अदर्स मैटर अगर कुछ भी उनके प्रेजेंस में हो रहा है तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है। A, on his trial before the Court of Session, says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate। ठीक है, A जो है उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसने कहा कि डिपोजिशन जो है वो इम्प्रॉपरली लिया गया B जो एक मजिस्ट्रेट है। B को अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप आंसर करो जो अक्यूज्ड है उसके लगाए हुए बात को। हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, अगर कोई सुपीरियर कोर्ट से, मतलब सेशन कोर्ट से ऊपर का कोर्ट जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वो अगर उससे ऑर्डर देता है तो फिर क्या होगा, वो देगा, मजिस्ट्रेट जो है वो टेस्टिफाई करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 128 है जो बात करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, मतलब नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो या फिर जो मैरिड है या फिर मैरिड था, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि वो डिस्क्लोज़ करे कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके और उसके पार्टनर के बीच हुई है मैरिज के दौरान। ठीक है, ये ज़्यादातर जो केसेस होता है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस टाइप के केसेस में इसका यूज़ होता है कि ये कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता है कि ड्यूरिंग मैरिज जो भी उसकी बात हुई है वो डिस्क्लोज़ करे। नॉट शैल ही इज़ परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसको परमिशन भी नहीं है कि वैसा कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। अब यहाँ पे अनलेस वर्ड लग गया है, मतलब आप लोग समझ जाओ कोई एक्सेप्शन है कहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जो पर्सन ने वो स्टेटमेंट कहा या कोई भी बात कही जो कह रहा है वो कर सकता है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, या फिर कंसेंट लेके, ठीक है, सामने वाले पार्टनर से कंसेंट लेके डिस्क्लोज कर सकता है। एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन द मैरिड पर्सन प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई जो मैरिड पर्सन है ना वो किस में प्रोसिक्यूटेड है, उस पर क्या केस चल रहा है, किसी क्राइम का, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने जैसे कहा डोमेस्टिक वायलेंस का अगर किसी पे केस चल रहा है तो फिर क्या है, वो बात को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि उसने ऐसा कहा या जो भी किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन है 129 वो बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस। ठीक है, कोई भी पर्सन परमिटेड नहीं है कोई भी एविडेंस देने का डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट। कोई भी पर्सन ऐसी चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकता है जो कि एक अनपब्लिश्ड, जो पब्लिश नहीं हुआ है ऑफिशियली रिकॉर्ड, जो कि किससे रिलेटेड है, कोई भी अफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी बात जो पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ और उस अफेयर्स ऑफ स्टेट की बात है तो उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट होते हैं उससे आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको ये बात को डिस्क्लोज करना है, तो वो जो है फिर उसको अगर सही लगेगा तो फिर वो परमिशन देगा, परमिशन एज ही थिंक फिट्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेक्शन जो है 130 वो बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन का। तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा कोई भी कम्युनिकेशन जो भी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में होता है, मतलब जो भी ऑफिशियल बात होते हैं जिसको छुपा के, मतलब सबसे डिस्क्लोज नहीं करना है, तो वैसे बात को बोलने के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर। और उसको ऐसा लगता है, मतलब क्यों वो कोई बात डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज करेगा वो बात को तो पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से
when he got any information as to the communication of any offense। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं करेगा कि वो कुछ भी कहे अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी ऑफेंस के होने का। ठीक है, और ना ही कोई रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल किया जाएगा कि वो कोई भी बात कहे अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कोई भी ऑफेंस के होने का अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। मतलब अगर कोई पुलिस या मजिस्ट्रेट को कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है कि कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि वो बोले कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था इस सेक्शन में। रेवेन्यू ऑफिसर जो है यहाँ पे वो ऑफिसर के बात कर रहा है जो कि बिजनेस ऑफ ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का एक्सप्लेनेशन वही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो 132 है जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का बात करता है और ये सबसे ज़्यादा एडवोकेट्स पे अप्लाई करता है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो जो भी उसके क्लाइंट के साथ बात हो रहा है ना उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। देखिए इसका बेयर एक्ट क्या कह रहा है, बेयर एक्ट लैंग्वेज, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। मतलब ये तो एक्सेप्शन का पार्ट हो गया, रुकिए इसको हम लोग वैसे पढ़ेंगे जैसे बेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए। मतलब नो एडवोकेट शैल एट टाइम बी परमिटेड, क्या क्या परमिटेड नहीं है, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ हिज सर्विस एज एन एडवोकेट एज सच एज एडवोकेट और ऑन अ बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो मतलब कोई भी एडवोकेट किसी भी अपने क्लाइंट के बात को डिस्क्लोज नहीं करेगा। और इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है इसका एक्सेप्शन, तो इसका एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अनलेस हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट, उसका क्लाइंट उसको कंसेंट दे दे कि हाँ ठीक है आप ये बात बता दो। ठीक है, or the state the consent or the condition of any document with which he has been acquainted in the course for the purpose of his professional service। सिर्फ स्टेटमेंट का ही यहाँ बात नहीं कर रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट भी है तो उसको भी वो नहीं दे सकता है बिना उसके क्लाइंट के परमिशन के। ठीक है, या फिर कोई भी एडवाइस जो उसने अपने क्लाइंट को दिया वो सब को भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बात करता है, प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है कि ये सेक्शन जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसके डिस्क्लोजर से, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जो किस लिए बना है, इलीगल पर्पस के लिए बना है, तो उसको बता सकता है। अगर कोई क्लाइंट आके एडवोकेट को बोलता है कि मैं ये क्राइम करने वाला हूँ तो ऑफकोर्स एडवोकेट को उस कम्युनिकेशन को बताना सही है, उसके मतलब बताना है। ठीक है, ताकि क्राइम ना हो। या फिर कोई भी फैक्ट जो कि क्या एक एडवोकेट ऑब्जर्व करता है, ठीक है, अपने कोर्स ऑफ सर्विस में कि कोई क्राइम या फ्रॉड होने वाला है, ठीक है, हैज़ बिन कमिटेड, ठीक है, या फिर हुआ है, तो फिर वो बात को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कि कब जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम लोग, इसी का पार्ट है ना, हाँ इसी का पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज 2 जो है वो बात करता है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच advocate referred to in the proviso to subsection 1 was or was not directed to such fact by or on behalf of his client। ये बिल्कुल इमटेरियल है कि जो एडवोकेट को ऊपर में प्रोविज़ो में बात किया गया सबसेक्शन 1 में कि वो जो है वो डायरेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, और उनके क्लाइंट पे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन एक देख लेते हैं। ए जो है वो एक क्लाइंट है जो बी से कहता है, जो कि एक एडवोकेट है, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब पता है, जो डॉक्यूमेंट में झोल माल करते हैं ना, जो डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट देते हैं या कोई भी गड़बड़ी करते हैं पेपर वर्क में, उसको फॉर्जरी कहते हैं। आई विश यू टू डिफेंड मी, और वो कहता है कि मैंने किया है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे डिफेंड करो।
as the defense of a man known to be a guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure. अब कोई भी अगर क्लाइंट है और वो कोई क्राइम करता है और जा कर के बोलता है एडवोकेट को कि मैंने ये क्राइम किया है, आप मुझे डिफेंड करो, क्योंकि आप उसको डिफेंड करने के पर्पस से आ रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल पर्पस नहीं है, कोई क्राइम होने वाला नहीं है, तो आप उसको, उसके बीच में जो बात हुआ, ये बात क्या है, प्रोटेक्टेड है डिस्क्लोजर से। ठीक है, समझ गया, समझ आया ये वाला? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लॉज 3 पे जो ये कहता है कि प्रोविज़न उन सारे लोग पे लगता है जो भी एडवोकेट के एम्प्लॉयज़ हो, इंटरप्रेटर्स हो, क्लर्क हो, सब पे लगता है, एडवोकेट के साथ जो भी लोग हैं उन सब पे अप्लाई करता है। सेक्शन जो है वो है 133, जो बात करता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पार्टी कोर्ट में अपने मर्जी से या किसी वजह से खुद एविडेंस देती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने एडवोकेट या क्लाइंट जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज़ करने का परमिशन मिल गया। अगर कोई पार्टी जो है वो खुद एविडेंस देती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके और जो उसके एडवोकेट के बीच में जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुआ था ना, वो उसको राइट मिल गया कि वो उसको डिस्क्लोज़ कर सकती है। और अगर कोई पार्टी अपने एडवोकेट को विटनेस के रूप में बुलाती है, तो वो एडवोकेट सिर्फ तब कॉन्फिडेंशियल बातें डिस्क्लोज़ कर सकता है जब पार्टी ने उससे ऐसा सवाल पूछा जो नॉर्मल सिचुएशन में वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था। तो ये ही इस पूरे इसमें लिखा है कि ओनली, यहाँ पे लिखा है ना, ओनली ही क्वेश्चन सच एडवोकेट, ठीक है, ओनली ही क्वेश्चन सच एडवोकेट। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर उस पार्टी ने मतलब उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हों, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है जो नॉर्मल सिचुएशन में वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका जनरल रूल यही है ना कि आप अपने आप एविडेंस देना है तो वो प्रिविलेज वेविंग वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वेव करने का मतलब होता है ना ख़त्म होना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सेक्शन यही कह रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 134, जो कि बात करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइज़र। ठीक है, अब लीगल एडवाइज़र के साथ भी जो बातें होती हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। कोई भी पर्सन कोर्ट में अपने लीगल एडवाइज़र के साथ हुई गई बातों को वो डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर उसको नहीं किया जा सकता, कंपेल उसको नहीं किया जा सकता, बेसिकली ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ये बात है कि अगर वो पर्सन जो है वो खुद विटनेस बन जाता है, ठीक है, जो पर्सन के साथ बात हुई है वो खुद विटनेस बन जाता है और कोर्ट उसे उन्हीं कॉन्फिडेंशियल बातों का ना डिस्क्लोजर करने के लिए कह सकती है। ठीक है, कोर्ट उसको कह सकती है अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो। ठीक है, कि वो उस बात को डिस्क्लोज कर दे जो उसने दिए गए एविडेंस को समझाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस। ठीक है, जो एविडेंस जो है दिए गए हैं उसको समझाने के लिए उस बात को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको कह सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है ना वो 135 है। अब 135 क्या कहता है? 135 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई विटनेस केस का पार्टी नहीं है, ठीक है, मतलब वो केस के पार्टी दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, और वो ऐसा विटनेस है तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपने प्रॉपर्टी के टाइटल डीड, मतलब जो ओनरशिप प्रूफ होता है ना, टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप प्रूफ। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी उसका है, वो कोर्ट में लेकर के आए वो डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को गिरवी रखने वाला बात किया गया हो, या मॉर्गेज के बारे में जो होता है गिरवी रखना, उसके मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है वैसा प्रॉपर्टी का, तो उस वैसे प्रॉपर्टी को वो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि वो लाए, ठीक है, कोर्ट में। ठीक है, या वो डॉक्यूमेंट जिसका प्रोडक्शन उसके खुद के खिलाफ क्रिमिनल केस बन सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो अगर वो कोर्ट में प्रूफ करेगा तो उसके खुद के अगेंस्ट ही केस होगा। यहाँ पे लिखा है ना 10 to
क्रिमिनेट हिम, ठीक है, मतलब क्रिमिनेट हिम का मतलब वो खुद उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस बन जाएगा। पर यहाँ पर अनलेस जो है मतलब एक एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या कहता है यहाँ पर, अगर उसने पहले से एक मतलब राइटिंग में दिया हो, राइटिंग में एग्री किया है ना कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर उसने राइटिंग में लिख करके दे दिया कि हाँ वो प्रोड्यूस करेगा, तब फिर उसको वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल है, ये समझ आ रहा है ना आप लोग को। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग चलते हैं, जो कि बात करता है 136, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद अनदर पर्सन हैविंग पोजेशंस कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास किसी और का डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो असली मालिक जिसके पास होना चाहिए, वो लीगली उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने से मना कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो मना करता है तो आप भी उसे प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक वो असली मालिक एग्री ना करे। मतलब जो असली मालिक है उससे कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो उसका रियल ओनर है वो मना कर देता है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको प्रेजेंट वैसे डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसके वो ओरिजिनल जो उसका मालिक है, ठीक है, जिसके पोजेशन में है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको उसको करना है तो आपको क्या, उस डॉक्यूमेंट को आपको करना है तो क्या करना होगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये सेक्शन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, जो कि है 137। और 137 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है विटनेस नॉट एक्सक्यूड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। मतलब कोई विटनेस ऐसा है ना जो आंसर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो आंसर देगा तो उसके ऊपर ही कोई केस बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोर्ट में अगर किसी विटनेस से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो उसके खुद के खिलाफ क्रिमिनल केस में एविडेंस बन सकता है, ठीक है, तो उसके खुद के खिलाफ एविडेंस बन सकता है या उसके ऊपर कोई पेनाल्टी लग सकता है, तो सिर्फ उसी वजह से वो आंसर देने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो उसके वजह से वो आंसर देने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है, कि उसके ऊपर ही कोई क्रिमिनल केस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी दिया गया है ऐसे लोग के लिए कि जो जवाब वो कंपल्शन में दे रहा है उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर नहीं किया जा सकता है। अगर वो उसके जो उससे क्वेश्चन पूछा गया उसके खिलाफ ही कोई क्रिमिनल केस हो जाएगा और उसके जवाब में वो कोई आंसर दे रहा है उसका ये जानते हुए, तो उसके ऊपर उसको अरेस्ट या फिर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं हुआ चाहिए। प्रोवाइडेड डैट में लिखा है सब्जेक्ट हिम एनी अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है, टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो जाएगा। ये जो है प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइडेड में। और जनरल रूल ये कह रहा है कि वो जो कोर्ट में अगर उसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो इसलिए वो मना नहीं करेगा आंसर देने से कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर उसने कोई जवाब आंसर देने टाइम ना झूठ बोला हो, ठीक है, तो उससे प्रोसिक्यूशन हो सकता है। वो भी सिर्फ इस बात का प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि उसने झूठ बोला है, ठीक है। यहीं पे है ना कि देखो फॉल्स एविडेंस अगर उसने दिया हो तो इस बात का उससे प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, लेकिन जो उसने आंसर किया है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 138। तो 138 किसका बात करता है, 138 जो है वो अकम्प्लिश का बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो पर्सन जो खुद किसी क्राइम में शामिल रहा हो, ठीक है। An accomplice shall be competent witness against an accused person, and conviction is not illegal if it is proceed upon a corroborated testimony of the accomplice। इसका मतलब क्या हो गया, और ये लॉ ये कहता है ना कि एक accomplice भी एक क्या है, competent witness है, ठीक है। क्यों, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो खुद शामिल रहा हो किसी क्राइम के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। यानी वो कोर्ट में दूसरे अक्यूज के खिलाफ क्या दे सकता है, गवाही दे सकता है। अगर अकम्प्लिश की गवाही
कॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, दूसरे एविडेंस से उसको कंफर्म करना, ठीक है। ये बीएनएसएस का टर्म है, कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, उससे मिलाते हैं, कंफर्म करते हैं रिलायबल एविडेंस के साथ, तो सिर्फ उसकी गवाही पर कन्विक्शन लीगल होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ विटनेस। तो कितने नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए, तो इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस की बात नहीं की गई है किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए। तो मतलब नंबर ऑफ विटनेस कितने हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं जब तक वो बात पूरा प्रूफ ना हो जाए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए और मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज़ में। थैंक यू एवरीवन।